हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग और डेली की तरह जो लोग सो चुके होंगे उनके लिए गुड नाइट। तो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं और देखिए कितना करते जाते हैं। इसके पहले 3 दिन तक हम लोगों ने एक पूरा कंप्लीट किया था पेपर, जो आपका पेपर था जीडीसी 2013 का। ठीक है, ये आपका पेपर है जो है जीडीसी 2012 का। तो इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे आपको पता है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हर किसी को भी, कोई भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको प्रीवियस ईयर का पेपर का आधार ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है ना, और क्वेश्चन का फ्रेम कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा है तो वो तीनों पार्ट ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और उसमें आंसर्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो क्योंकि जैसे मतलब बुक में जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है सेम वैसे ही मैंने आपको दे रखा है। अगर आप उसमें से कुछ नोट डाउन भी करना चाहें निकाल के तो वो भी आप कर सकते हैं, एक नोट्स भी बना सकते हैं उसमें देख करके आप। तो चलिए, बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा देर हो ही चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, रोज की तरह यहाँ आज भी कुछ लाइन है आपके लिए। तो लाइन आपकी, एक सेकेंड, लाइन क्या है देख सकते हैं आप कि हर इंसान को कुछ विशेष काम के लिए, कैसे काम के लिए, कुछ विशेष काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा हर एक के दिल में डाल दी गई है। समझ रहे हैं आप, कितनी सही बात लिखी गई है कि हर एक के दिल में डाल दी गई है। जब आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो तो जीवन में रेंगना क्यों चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, देख ही पा रहे होंगे कि इसमें कोई मीनिंग बताने वाली बात नहीं है। विशेष काम, ठीक है। अब जो काम आप कर रहे हैं वो विशेष ही है ना। कभी भी कोई अननेसेसरी काम के पीछे कोई नहीं भागता, ना कोई करता है। तो अगर कोई भाग भी रहा है तो अवेयर हो जाए और सही काम करने में अपनी एनर्जी को लगाए। उसी तरीके से जब आपके दिल में आपको विशेष काम के लिए बनाया गया है, प्लस आपके दिल में वो इच्छा भी डाल दी गई है, तो बस आपको उसको करना है। आप उस काम के लिए कुछ अपने आप को मतलब वो मत करिए, मतलब अवॉइड मत करिए उसको, भागिए मत उससे, इग्नोर मत करिए। ठीक है, उस काम को बिल्कुल करिए। और क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उसी काम के, यहाँ पर जो लिखा गया उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप उसी काम के लिए, आपके मन में वो इच्छा डाल दी गई है तो उस काम को आप करिए और बहुत ही एनर्जी के साथ करिए, बहुत सही तरीके से करिए। आप उसको ऐसे इग्नोरेंस के साथ मत करिए कि इधर उधर अपना मन आप भगा रहे हैं, उस तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके से आपने नहीं करना है, बढ़िया से आपको करना है। तो जाहिर सी बात है, और हर कोई उड़ सकता है। और तो इस वजह से आप बढ़िया बिल्कुल उड़ते हुए अपना काम, उड़ते हुए आप अपनी जो है करिए चीज़ों को। तो चलिए, फिर ये हो गया आपका, रेंगना नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें करते जाना है। तो ये सब है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तो कौन सा कपड़ा है आपका, कि टाफ्टेड कपड़ा या लेमिनेटेड कपड़ा या ब्रेडेड कपड़ा या फेल्ट कपड़ा। ठीक है, तो आपको पता है कि सीधे तंतुओं से कौन सा कपड़ा बनाया जाता है। आपको पता है कि जो फेल्टेड कपड़े होते हैं ये आपके सीधे तंतुओं से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। तो डिस्चार्ज छपाई है, डायरेक्ट छपाई है या अवरोधक छपाई है या मॉडर्न छपाई है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपकी जो डिस्चार्ज छपाई होती है उसमें क्या करते हैं, कलर जो है हटा दिया जाता है। नमूने, ऐसे नमूने बनाते हैं और फिर वहाँ उसमें कलर जो है हटा, मतलब पूरे कपड़े पर कलर लगा दिया जाता है, फिर नमूने वाले रोलर्स के बीच से निकालते हैं, जिससे क्या करता है, उसमें ऐसा केमिकल लगा होता है कि वो उस जगह से कलर को हटा देते हैं। ऐसा फैब्रिक आपने देखा होगा कि उसमें डिज़ाइन बनी होती है, लेकिन उस डिज़ाइन के बीच में वाइट कलर होता है, बाकी उसके पूरे ज़मीन पे जो है कलरफुल होता है। तो जो डिज़ाइन होती है वो वाइट दिखती है, बाकी उसका पूरा जो कह सकते हो आपकी सरफेस होता है, एकदम उसकी जो सतह होती है वो कलरफुल दिखती है। तो इस तरीके से भी छपाई करी जाती है, जिसको हम लोग किस छपाई के नाम से जानते हैं, डिस्चार्ज छपाई। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, डिस्चार्ज छपाई वही वाली चीज़ इसमें बता रहे हैं कि विरंजन या निष्कर्ष छपाई भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें वस्त्र को पहले पूरी तरह से रंग लिया जाता है, इसके पश्चात किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा वस्त्र पर नमूना बनाया जाता है, जिससे नमूने वाले स्थान से रंग निकल जाता है। समझ गया, कुछ रासायनिक पदार्थ लगा देते हैं तो नमूने की जगह से, मतलब जो डिज़ाइन बनी रहती है वहाँ से कलर निकल जाता है और फिर वो वाइट डिज़ाइन दिखाई देती है। ठीक है, फिर देखिए डायरेक्ट छपाई भी है। इसे डायरेक्ट का मतलब आपको पता है, इसे प्रत्यक्ष छपाई भी कहते हैं। इस छपाई में क्या होता है, किसी भी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कलर बॉन्ड लगाए जाते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामान्यतः सेलुलोजिक फाइबर जो होते हैं आपके, कपास हो गए, लिनन हो गए, उसके लिए इस छपाई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये भी है। अब इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगी, अगर आपको खैर देख ही लीजिए, है तो हमने लगाया ये। अवरोधक छपाई, ठीक है, अवरोधक छपाई में क्या होता है, अवरोध पदार्थ को बेलनों की सहायता से वस्त्र पर नमूने के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, जिससे वस्त्र पर
अवरोधक नमूना छप जाता है। बाद में इस वस्त्र को रंग के घोल में डुबोया जाता है, जिससे अवरोध नमूने वाले स्थान पर रंग प्रवेश नहीं करता है। समझ गए आप? जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु पे आपको डिज़ाइन बनानी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नमूने उस पे मतलब डिज़ाइन उस पे डिज़ाइन उस पे बना दिया जाता है। इसके बाद उस डिज़ाइन वाले जगह पे क्या करते हैं, कोई ऐसा पदार्थ लगा देते हैं जिससे उस डिज़ाइन वाले स्थान पे कलर ना जाए। समझ गए आप? और फिर बाकी पूरे कपड़े को कलर कर देते हैं, और जहाँ-जहाँ पे डिज़ाइन रहेगी वहाँ पर कलर नहीं जाता है, तो पूरा कपड़ा जब कलर कर लेंगे तो उसको जहाँ पे उन्होंने रासायनिक पदार्थ लगाया है उसको फिर हटा देंगे। इस तरीके से ये छपाई हो जाएगी आपकी। फिर मॉडर्न छपाई आपकी क्या होती है, डाई में लगने वाला एक पदार्थ होता है। छपाई करते समय कपड़े पर रंजक को सेट करता है, जो कपड़े या रंगों को जोड़ता है। तो मॉडर्न छपाई आपकी ये होती है। ठीक है, इसमें से आप एक-एक लाइन नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट आपके पास तो पहले से होगा ही। नेक्स्ट फिर कि भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का किया जाता है? स्टेंसिल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग या अवरोधक प्रिंटिंग। तो आपको पता है कि आजकल जो रोलर प्रिंटिंग का है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, मतलब ऐड किया हुआ है कि आजकल वस्त्र उद्योग में ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है किसको, रोलर प्रिंटिंग को। यह विधि ब्लॉक प्रिंटिंग की ही मशीनी रूप है। यह उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को ही रोलर छपाई कहा जाता है। ऐसे बेलन होते हैं बड़े बड़े, और उनमें नमूने खुदे हुए होते हैं, ऑलरेडी बने हुए होते हैं, और फिर कपड़े को उन्हीं के बीच लगा दिया जाता है जिससे नमूने बन जाते हैं। इसको हम लोग रोलर प्रिंटिंग कहते हैं। और ब्लॉक प्रिंटिंग का मशीनी रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग जो करते हैं उसमें भी आपको पता है छोटे छोटे डिज़ाइन के ब्लॉक्स आते हैं, और उस ब्लॉक्स को कलर में डुबो के कपड़ों पर किया जाता है। इसको मैंने लगा रखा है, आप लोग देख लेना आराम से। इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है आपकी कहाँ पे, वो जापान में मतलब उद्भुत की गई। और इसमें क्या करते हैं, चिकने कागज या बारीक धातु की परत के नमूने के अनुसार काट लिया जाए। मतलब कोई कागज या धातु का ले लेते हैं, धातु का कोई पदार्थ, और उसको नमूने के हिसाब से काट देते हैं। एक रंग के लिए स्टेंसिल बना ली जाती है। जैसे हमने देखा बचपन में हम लोग A to Z तक आती थी ना स्टेंसिल, तो उससे नाम लिखते थे या किसी भी चीज़ को अच्छे से लिखना है, उसी तरीके से होता है। तो जैसे उस स्टेंसिल को कॉपी पे रख के हम लोग ऐसे पेंसिल से बनाते थे, ए बनाते थे, बी बनाते थे, सेम उसी तरीके से ये पेंटिंग की जाती है। ठीक है, प्रिंटिंग की जाती है, पेंटिंग नहीं। तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, और डिजिटल प्रिंटिंग आपको पता ही है कि कंप्यूटर द्वारा इमेज बनाकर इंजेक्ट द्वारा वस्त्र पर इसे छापा जाता है। ये छपाई की आधुनिक एवं प्रचलित प्रक्रिया है। अच्छा, ये वाली अभी हमने पीछे जो पढ़ा वही चीज़ है। ठीक है, फिर है हमारा कि निम्न में से कौन सी परिधान के परीक्षण की मानक अवस्था है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका आंसर। ठीक है, ये एक मानक की बात हो रही है कि कपड़े की परिधान की परीक्षण की मानक अवस्था कौन सी है। तो मानक अवस्था ये है कि कपड़े में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 65%, और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। समझ गए आप? सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ भी लिखी है कि परिधान के परीक्षण हेतु 65% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वस्त्र की मानक अवस्था कहलाती है। वस्त्रों के परीक्षण हेतु स्थिरता एवं एकरूपता, परिशुद्धता, अनुकूलन आदि बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, फिर है कि अवलोकन विधि के अध्ययन में हम पढ़ते हैं, जब हमने अभी पिछला प्रीवियस मतलब पेपर किया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, तो आपको लगेगा मैंने दोबारा से क्यों ऐड किया, इसलिए ऐड किया ताकि आप देखो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने आसानी से मतलब और सेम लैंग्वेज में एज इट इज़ रिपीट होते हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि ए आंसर करेक्ट होगा कि अवलोकन विधि में हम क्या करते हैं, बाह्य व्यवहार को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है। मतलब क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग या पारिवारिक काउंसलिंग या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या इलेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। देखिए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो इसमें सही है, इसका थोड़ा सा एक सेकेंड, ये क्या है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसी का जस्ट ये क्या है, ऑपोजिट रूप है कि ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है। तो इसमें देखिए इस प्रकार के परामर्श में उपबोध को उपबोध मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको जो होता है क्या करते हैं, बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देश के आत्मोपलब्धि, आत्मसिद्धि व आत्मनिर्भरता की ओर क्या किया जाता है, उन्मुख किया जाता है। इसके विख्याता कार्ल रॉजर्स को माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसकी करी जाएगी उसको इनडायरेक्टली थोड़ा सा मतलब उसको चीज़ें बताई जाएंगी, है ना, इनडायरेक्टली उसको किसी चीज़ के लिए मतलब उसको मोटिवेट किया जाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट उसी के ऊपर बात करी जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको शब्दों से ही पता चल रहा है जो दिया गया टर्म कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्ट आपके ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा, एक अलग तरीके से इनडायरेक्टली किया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, इसको निर्देशात्मक परामर्श भी कहते हैं। ठीक है,
निर्देशात्मक, क्योंकि निर्देश दिया जा रहा है डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए, मतलब निर्देश दे करके बताया जा रहा है कि ये समस्या है तो आप ऐसे कर लीजिए। इसमें देखिए यही क्या करते हैं कि उपबोध की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताता है। कौन बताता है? जो काउंसलर है वो आप जो काउंसलर है वो सामने जो पर्सन बैठा है जो उनसे अपने काउंसलिंग कराने आया है उसको क्या करेंगे, उसकी समस्या क्या है उसके लिए वो उपाय बताते हैं। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता समस्या पर अधिक ध्यान देता है और निर्देशीय परामर्श में साक्षात्कार एवं प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्नावली को इस काउंसलिंग को आप अभी डायरेक्ट कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, आप किसी काउंसलर के पास गए, आपने कह दिया हाँ ठीक है मुझे बहुत एंग्जाइटी है या मुझे माइग्रेन है या मैं बहुत परेशान हूँ अपने रिलेशनशिप से या मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, वो आपको सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको आंसर बता देंगे कि ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये उपाय बता देते हैं। मतलब सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा यहाँ पर चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है टेबुला रासा का मतलब होता है। टेबुला रासा आपको पता ही होगा कि ये टर्म किसने दिया था। क्या है आपका? ए ऑप्शन है टेबुलर अरेंजमेंट या ब्लैक स्लेट या कुर्सी और मेज या बोर्ड और स्लेट। तो आपको पता है टेबुलर रासा का मतलब क्या है? ब्लैक स्लेट। ठीक है, और ये बात किसने कही थी कि बच्चा एक कोरी स्लेट के समान है? जो आपके जॉन लॉक थे, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, टेबुलर रासा का भी मतलब अगर जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेबुलर रासा टर्म किसके द्वारा दिया गया, तो आपको बताना है कि जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है, फिर हमारा अच्छा ये इसमें भी वही बात है। देखिए जॉन लॉक जो थे, कहाँ लिखा है, सॉरी, इसका मतलब क्या है? ब्लैंक स्लेट। जॉन लॉक महोदय ने कहा है कि छोटे बच्चे का जो मन होता है बिल्कुल साफ होता है, खाली स्लेट की भांति होता है, आप उस पर जो चाहें वो लिख सकते हैं। इन्हें टेबुलर रासा शब्द का प्रतिपादन किया जिसका अर्थ है ब्लैक स्लेट होता है। ठीक है, जैसे खाली स्लेट होती है आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से छोटा बच्चा जो होता है उसका मन जो है, उसका मन, उसका हृदय इस तरीके का होता है कि आप उसको जो सिखाएंगे बच्चा वही सीख जाएगा। और ये चीज़ आप अपने जो है वास्तविक जीवन में भी देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसको हम जो बताते हैं वही बच्चा करने लग जाता है। बच्चा अगर घर में गाली सुनता है तो बाहर जाके बोल सकता है ना। अगर वो अच्छी चीज़ें सुन रहा है तो अच्छी चीज़ें भी जा करके बताता है कि मेरे पापा मम्मी की हेल्प कराते हैं, या बच्चा ये भी बता सकता है कि जो है मेरे घर में ऐसा नहीं ऐसा होता है ना। तो छोटे बच्चों के सामने इसीलिए बोला भी जाता है कि हर तरह की बात बच्चे के सामने ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा चीज़ों को तुरंत जाके अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेता है और किसी के सामने भी बोल सकता है। फिर नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? 2013 में भी पूछा गया और ये देखिए 2012 में भी, तो बताना नहीं है, हैविंग हर्ट्स ने दिया था। ठीक है, और पियाजे ने आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, गिलफोर्ड ने वो बुद्धि वाला दिया था। इन्होंने 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी, और जो पावलोव है आपके वो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं। ठीक है, फिर है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था किस प्रकार के खेलों की अवस्था है? खोज वाले खेल या आपकी खिलाड़ी या फिर खिलौनों के साथ खेलना या दिवा स्वप्न। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज क्या है ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, आपको पता ना चाइल्डहुड की बात हो रही है। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है टाइम से चलता, मतलब कितने साल से कितने साल तक चलता है, और लेटर चाइल्डहुड कितने साल से कितने साल तक चलता है, ये आप बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर जो होगा आपका वो खिलौनों के साथ खेलना होगा। ठीक है, जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर खिलौने के साथ खेलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा ये दो बार हो गया, सॉरी। तो इसमें देखिए सीधी बात रखी है, ये इसको प्ले एज बोलते हैं, जो हम लोगों ने हुए जो खिलौने वाली एज है। तो इसमें क्या होता है कि यह अवस्था 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। 8 वर्ष की आयु तक बालक की खिलौने से खेलना छूट जाता है, वह सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है और इस अवस्था में वो नए नए बच्चों से मिलकर नए नए खेल सीखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर है कि इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं इमोशनल कैथारसिस, इमोशनल बैलेंस या हाइटेंड इमोशनैलिटी या इमोशनल घबराहट। तो ये जो है आपकी संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की क्रिया, इसको बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। क्या बोलते हैं? इमोशनल कैथारसिस या फिर मानसिक विरेचन। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ से कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे, उस चीज़ को दबा दिया गया, आप नहीं कर पाए, तो इंसान कभी कभी होता है उसके अंदर वो चीज़ फ्रस्ट्रेट होकर के अंदर ही रह जाती है ना। उसके उस व्यवहार को बिल्कुल, किसी के कोई टैलेंट को या किसी व्यवहार को आपने बिल्कुल दबा दिया हो, तो धीरे धीरे, लेकिन बाद में फिर आप क्या करो, उस चीज़ को लेकर के धीरे 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 इंसान को थोड़ा सा आप उसको निकालो या उसकी उस एनर्जी को कहीं और लगाओ। तो इस चीज़ को हम लोग जो है इमोशनल कैथारसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए चीज़ें भी हैं, क्या दिया, इसको संवेगात्मक विरेचन भी कहते हैं। ठीक है, वही मानसिक विरेचन या संवेगात्मक विरेचन, जिसका अर्थ है कि अपने अंदर समाहित किए हुए संवेगों को मुक्त करना। अभी मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ आपके अंदर, कोई भी घटना या कोई भी इमोशन बहुत अंदर आपके रह गया हो, तो उसको आप धीरे धीरे क्या करो, उसको उससे मुक्त करो, उसको बाहर निकालो। रेचन यानी कि कैथारसिस को परिभाषित करते हुए हरलॉक ने लिखा है कि क्लियरिंग द सिस्टम ऑफ पेटेंट एनर्जी इज नोन एज इमोशनल कैथारसिस। यह 2 प्रकार का होता है, फिजिकल कैथारसिस और मानसिक कैथारसिस। अब देखिए फिजिकल कैथारसिस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ है, तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक वो मूवी थी क्या बोलते हैं, अभी आई थी, लाल सिंह चड्ढा।
तो उसमें आप देखते हैं कि वो इंसान जो उसमें आमिर खान का है वो भागता रहता है, वो दौड़ना रनिंग शुरू कर देता है और वो बहुत बहुत कई महीने तक वो भागता रहता है, मतलब रनिंग स्टार्ट कर देता है। फिर वो सोचे दौड़ते दौड़ते अपनी चीज़ों को, अपने आप को थोड़ा शांत करता है, चीज़ें होती हैं ऐसा। कुछ लोग होते हैं कि वो कोई गेम खेलने लग जाते हैं, है ना, या कुछ बहुत जिम वगैरह करने लग जाते हैं। तो ये फिजिकल कैथारसिस हो गई आपकी। और मेंटल कैथारसिस आपकी क्या होगी कि वही चीज़ आपने अपना, जैसे मान लीजिए कुछ आप टेंशन में हैं, आप कोई वीडियो गेम में अपना दिमाग लगा रहे हैं, या आप किताब पढ़ने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, या आपने कोई ऐसा गेम खेलना शुरू कर दिया जिससे आप बहुत मतलब दिमाग आपका उसमें लग रहा हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में हैं, फिर आपको अपने आप को आप उसको किस तरह से फ्री कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है अनुवांशिकता की सबसे मूल इकाई है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, तो ये भी आपको पता ही है कि कौन सी इकाई है उसकी, जीन। ठीक है, फिर है कि मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है, विद्यालय अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, या गैंग अवस्था, स्लोपी अवस्था। तो आपको पता है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 to 12 ईयर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैंग अवस्था। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कि आवश्यकता की तुरंत संतुष्टि विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा हो तो कहता नहीं मुझे अभी चॉकलेट चाहिए तो अभी चॉकलेट चाहिए। ठीक है, अभी चाहिए तो बस अभी चाहिए। ठीक है, रोना गाना शुरू कर देगा वो। तो ऐसी ये जो लक्षण है ये कौन सी स्टेज का है, ये फ्रॉइड की जो थ्योरी है आपकी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने जो पर्सनैलिटी के 3 ट्रेट्स दिए थे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इदम। क्या हो जाएगा, इदम, यानी कि ये स्पेलिंग इसकी होगी, इद बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको पता है ईद दिया था उन्होंने, और ईगो, ये जो अहम लिखा है इसको ईगो पढ़ेंगे, और सुपर अहम जो लिखा है इसको सुपर ईगो पढ़ेंगे। आंसर फिलहाल इसमें ये हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ये जो आपका इड होता है, यानी कि ये इड है जो, ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। और ये जो आपका अहम है, ईगो है, ये आपका रियलिटी प्रिंसिपल, किस पर, रियलिटी पे। ये हमेशा रियलिटी की बात करता है कि भाई ठीक है अभी जेब में पैसे नहीं है तो पिज़्ज़ा खाने नहीं जाएंगे, बस सीधी बात, नो बकवास। और जो आपका सुपर ईगो है ये नैतिकता यानी कि मोरालिटी पे आधारित है। ये कहता है कि ठीक है अगर सामने वालों को पिज़्ज़ा खाना है और उसके पास पैसे नहीं है तो हम अपना पैसा देके अपना जेब खाली कर ले रहे हैं, है ना। मतलब कि आप बहुत मॉरल होके कोई भी काम करो, समझ रहे हैं आप, मतलब अपना आप नुकसान करके सामने वाले का जो है फ़ायदा करा दो, या अपना मतलब अपनी कोई भी चीज़ आप सामने वाले को दे दो, है ना, सिर्फ मॉरलिटी के चक्कर में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो गई आपकी। ये चीज़ें याद रखिएगा कि यही पूछा जाता है। जैसे देखिए ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है जो आपका इड है, और जो आपका ईगो है वो रियलिटी पे, और जो आपका सुपर ईगो है वो मॉरलिटी पे। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि यह अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन मतलब कि क्या है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बोले, छोटे बच्चे कहाँ समझते हैं, वो तो कहते हैं कि बस ठीक है मुझे अभी करना है तो अभी करना है, अभी खेलने जाना है तो अभी खेलने जाना है, वो वाला मुझे कपड़ा अभी पहनना है तो अभी पहनना है ना। अचेतन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, प्रेरणाएं, वासनाओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है। फिर से वही बात है कि बच्चा उसमें क्या करता है, तुरंत उसको वो चीज़ करनी होती है। ठीक है, इसको ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ईगो वाला देखिए क्या है, ईगो जो है वो इदम का ही विकसित रूप है। मतलब जो अभी तक जो कह रहा था कि मुझे अभी चाहिए, वही चीज़ बच्चे में बाद में धीरे-धीरे सही डेवलप हो जाती है। बच्चा मतलब समझने लग जाता है कि अच्छा ठीक अभी पैसे नहीं है, या अभी ये चीज़ माँगने का सही समय नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो ईगो होता है वो इदम का ही विकसित रूप है। व्यक्तित्व का तार्किक, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण भाग है। मैंने क्या बताया, रियलिटी पे आधारित है। ठीक है, बच्चा यहाँ पर थोड़ा-सा तार्किक और व्यवस्थित पूर्ण व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, यह वातावरण के साथ समायोजन करके इदम की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित है, जो भी मैंने आपको बताया। इसे सेकेंडरी प्रोसेस विधि क्रिया भी कहा जाता है। और जो आपका सुपर ईगो है ये क्या करता है, आपका ये आइडेंटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, मानसिक मनोरचनाओं सहायक होती हैं। इसका संबंध चेतन मन से होता है। समझ गए आप, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूसन लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लगा इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी, इंट्रोड्यूसन। ठीक है, ये चीज़ें, और ये चीज़ और देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं। ये देखिए नैतिक पक्ष मतलब कि मॉरलिटी एस्पेक्ट पे आधारित होता है। ठीक है, फिर हो गया वृद्धि एवं विकास होता है, जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से सहजता की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो आपको पता है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, जो वृद्धि होती है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होती है। समझ गए आप। फिर है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, पारिवारिक विकास, या पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी का। तो उसमें आपका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो पियाजे की थ्योरी के हिसाब से होगा। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, आई थिंक अब तक आपको रट गई होंगी। SPCF, ये देखिए क्या था आपका, S फॉर सेंसरी, अच्छा लिखो भाई, S, मैं क्या कर रही हूँ, SPCF। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तीनों अवस्थाएं हैं आपकी।
इसको मैंने यहाँ पे आपको पता है, ये चीज़ याद रखिए। मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, किशोरावस्था एडोलसेंस, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, युवावस्था अडल्टहुड। तो आपको पता है, देखिए कुछ टर्म पकड़िए, टर्मिनोलॉजी से आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सही मतलब करेक्ट आंसर दे सकते हैं। मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र, 2 वर्ड पकड़ना, तीव्र और बहुपक्षीय मतलब कि मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टी डायमेंशनल की हर दिशा में बहुत सारे दिशा में परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं आप? एक परिवर्तन नहीं हो रहा है, हजारों परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन कब होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। इसीलिए आपके डिफिनेशन आपको पता होगी कि जो स्टैनली हॉल है उन्होंने कहा है कि एडोलसेंस जो है आपको मतलब किशोरावस्था तूफान और आंधी की अवस्था है। समझ गए आप? क्यों? क्योंकि सही बात है, इस तरह शरीर में, दिमाग में, दिल में, सब जगह आंधी तूफान चल रहा होता है। शरीर में भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं और आपके दिल दिमाग में भी कई तरह के परिवर्तन चल रहे होते हैं। इस वजह से उन्होंने तूफान और आंधी की अवस्था को कहा है। ठीक है, फिर यहाँ भी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मैं आपको बताऊंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ये आपको पता है कि इसमें विकास जो होता है ज्ञानेंद्रियों से होता है। प्याजे ने कहा ही है कि बच्चे इसमें सेंसस से सीखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो है प्याजे की, उसमें वो यही कहते हैं कि बच्चा उस समय सेंसस से सीख रहा होता है अपने। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसका विकास जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों से होता है। और जो किशोरावस्था है, मानसिक विकास अपनी उत्तम सीमा में पहुंचने लगता है। समझ रहे हैं आप? विचार, निर्णय, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, ध्यान, पुनः स्मरण, नेतृत्व आदि गुणों और योग्यताओं का विकास होता है। मस्तिष्क में बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं। समझ गया? फिर नेक्स्ट है, अच्छा इसमें भी वही सारी चीज़ें दी रखी हैं, आप देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट है, एक्चुअली क्वेश्चन इसमें अभी आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे हैं और एक्सप्लेनेशन की वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाए, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी बहुत ही अच्छा है। इस वजह से मैं ऐड कर देती हूँ कि आपको मतलब जो आपको पता तो होगी ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपको, देखिए मैंने क्या कहा है, आपको पढ़ते जाना है। आपको 2-4 पॉइंट्स और भी मिल जा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है ना? ये तो अच्छा ही है आपके लिए। इस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन वाला भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन वही, ये वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप एक वीडियो के चक्कर में पता चला 1 घंटा अपना दे रहे हैं ना। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कि क्या कहते हैं, किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? 5 से 6 वर्ष, 11 से 12 वर्ष, 18 से 19 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सी अवस्था में जो बालक की विद्यालय की क्रियाएं हैं वो कब परिवार की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब बच्चे फैमिली से ज़्यादा मतलब अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही है उस पर ज़्यादा मतलब सेंटर्ड हो जाते हैं। तो ये होता है आपके 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। अगर आप में से किसी के घर में बच्चा हो 11 से 12 साल का, तो आप देखना उसको स्कूल से जो होमवर्क, असाइनमेंट या कुछ भी उसको मिलता है तो वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बच्चे उसको कर रहे होते हैं। समझ गया? तो इस वजह से आपकी 11 से 12 अवस्था ही लेटर चाइल्डहुड में ही ऐसा हो जाता है। ठीक है, महिला का लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन है, थायरॉक्सिन है या एस्ट्रोजन है या ऑक्सीटोसिन है? तो आपको पता है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन है आपका वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, और जो एंड्रोजन है ये मेल का है और थायरॉक्सिन आपको पता है आपका क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वहाँ से निकलता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो डिलीवरी के टाइम होता है, महिलाओं में निकलता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, जो कि क्या करता है, डिलीवरी कराने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा यहाँ पे भी देखिए लिख रखा है, महिला लिंग हार्मोन जो होता है आपको पता चल गया, 1 सेकेंड, क्या पता चल गया कि ये एस्ट्रोजन तथा पुरुष जो है वो लिंग पुरुष हार्मोन एंड्रोजन है और एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है। यह हार्मोन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विकास में सहायक होता है, जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न, अंडाशय यानी कि आपकी जो ओवरी है, उत्पन्न मासिक धर्म और जो मेनोपॉज होता है के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, फिर हमारा कि यूनिसेफ कार्य करती है, तो यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है? जाहिर सी बात है बच्चों के लिए करती है। फिर है मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक का, हल्दी का, अजीनोमोटो का या जीरे का? तो जाहिर सी बात है आपको पता है अजीनोमोटो का है। ठीक है, ये जो नमक है नमक आपका सोडियम क्लोराइड हो गया और मतलब उसका रासायनिक नाम, और जो हल्दी है हल्दी को करक्यूमिन बोलते हैं, मतलब करक्यूमिन रासायनिक नाम उसका है। जीरे का क्या है मुझे पता, अच्छा जीरा का देखिए लिखा है यहाँ पे, ये देखिए नमक का हो गया सोडियम क्लोराइड, हल्दी का होगा करक्यूमिन और जीरे का हो गया क्यूमिन एलोरसिन। ठीक है, क्योंकि जीरा को इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं तो आप क्यूमिन एलोरसिन से रिलेट कर सकते हो। फिर वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, क्या पहुंचता है? माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। ठीक है, गर्भाशय, ओवम, फैलोपियन नलियां मतलब फैलोपियन ट्यूब्स या फिर गर्भनाल। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो गर्भनाल ही होगा। समझ में आई बात? क्योंकि मदर से कहाँ जा रहा है, मदर से न्यूट्रिशन किसके पास जा रहा है? बच्चे के पास जा रहा है, तो ये आपका प्लासेंटा जिसको बोलते हैं गर्भनाल, वहां से जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन रहता कि बच्चा और माँ किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं?
नाभि नाल बोलते हैं, ठीक है, नाभि नाल बोलते हैं। तो जो नाभि नाल होता है वो बच्चे को और माँ को कनेक्ट रखता है, और जो पोषण पहुंचाने का काम होता है वो कौन करता है? प्लेसेंटा करता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मतलब 2 अलग अलग टर्म है, अच्छे से इसको समझना है। फिर है कैरोटीन शरीर में कहाँ पर विटामिन ए के रूप में परिवर्तित होता है? कैरोटीन आपको पता है, जानते हैं आप, जो विटामिन ए का प्रीकर्सर है, ठीक है। तो कहाँ पर परिवर्तित होता है? यकृत में, स्वादुपिंड में, आंतों में, गाल ब्लैडर में। तो जो आपका लीवर होता है, लीवर आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है, और लीवर बेचारा बहुत सारा काम करता है, बहुत गिनती ही नहीं, कम से कम 10 से 15 काम तो हम ही लोग यूजली बता सकते हैं, और भी ज़्यादा अगर मतलब पता किया जाए तो इसके बहुत सारे काम नजर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका यकृत में जो है विटामिन ए बदलता है, विटामिन ए में बदलता है, इसके बाद जो है बाइल जूस बनाता है, फिर क्या कहते हैं ग्लाइकोजन अपने अंदर बेचारा स्टोर करता है, तमाम चीज़ें करता है, इतनी यहाँ पे हम लोग गिने गिने बैठ के। ये आंसर फिलहाल हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। 1920 में ड्रममॉन्ड ने यह बताया कि पेड़ पौधों में उपस्थित कैरोटीन शरीर में जाकर पाचन के बाद यकृत में विटामिन ए के रूप में बदल जाता है, इसीलिए इसे प्रोविटामिन ए भी कहते हैं, ठीक है। प्रोविटामिन ए कहिए या फिर प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए कहिए, ठीक है। फिर है कि लिनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है। जो लिनन है उसका क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वो कैसा दिखता है? बहुकोण दिखता है, अंडाकार दिखता है, त्रिकोण दिखता है, रिबन के आकार का दिखता है। तो कैसा दिखता है? बहुकोण दिखता है आपका, ठीक है। और रिबन के आकार का आपका कौन दिखता है? कपास दिखता है। और त्रिकोण आई थिंक आपका रेशम दिखाई देता है, समझ गया? ये क्या हो गया है? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन इधर आ गया है। ये कैसा दिखता है आपका? ये देखिए, लिनन कैसा दिखता है? बहुकोणीय या पंचकोणीय दिखता है। रेशम आपका त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार दिखता है। ऊन जो होता है वो बहुकोशीय दिखाई देता है। और कपास आपका कैसा? रिबन जैसी संरचना होती है इसकी, ठीक है। फिर हमारा, अच्छा इधर का क्वेश्चन ये छूट गया था। हाँ, परिकल्पना के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये किसी अनुसंधान का अंतिम निर्णय है, या ये अनुसंधान के आयामी परिणाम के विषय में एक धारणा है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति का अविरल चरण है, यह वह विधि है जिसके अनुसार अनुसंधान किया जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अनुसार, इसमें क्या हमने कल हाइपोथेसिस के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी कि क्या करते हैं, वो एक अजम्पशन है जिसके थ्रू हम एक मतलब अज्यूम करते हैं कोई भी चीज़ कि हाँ ठीक है, इसका रिजल्ट ये हो सकता है या इसका रीज़न ये हो सकता है, ठीक, एक अनुमान लगाना, ठीक, एक धारणा है एक तरीके से। इस वजह से आपको बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ये अनुसंधान के आयामी परिणाम के विषय में एक क्या है? एक धारणा है। समझ गए आप? इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। तो चलिए, मुझे लगता है कि क्वेश्चन जितने भी रहे हों 30 से 35, मैंने काउंट नहीं किया था क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है, तो मैंने सभी क्वेश्चन को रिपीट करके नहीं लगाया है। तो चलिए, अब आप लोग देखिएगा, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और इसका अभी कल मतलब कोशिश करूँगी कल लंबी वीडियो बनाऊँ, कम से कम 40 से 45 मिनट की। आप लोग बताना कि 40 से 45 मिनट की अगर वीडियो रहे तो कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर ये मतलब 30 मिनट्स की ही वीडियो मतलब डाली जाए तो बेटर है, या फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाए अगर वीडियो तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उस हिसाब से जो है वीडियो कवर करी जाएगी। देखिए, क्वेश्चन बहुत हैं और मुझे लगता है कि अगर इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं तो आपका कंटेंट तो बिल्कुल, कंटेंट आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा, काफ़ी तैयार कर चुके होंगे आप। तो आप कंटेंट आप पढ़ चुके हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसको, उसका कुछ फ़ायदा है या फिर ऐसे ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको करनी है। और ये चीज़ टाइम का थोड़ा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि वीडियो लंबी अगर कर दी जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए फिर आप सभी लोगों को क्या, गुड नाइट, और मिलते हैं हम लोग कब? ये नाइट को आजकल लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में NI8। ये सब व्हाट्सएप का ज़माना है भाई, तो ऐसे चल रहा है, वरना हमेशा ऐसे नहीं चलता है। तो फिलहाल चलिए, अब हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और किसके साथ मिलेंगे? दूसरी क्वेश्चंस के साथ। फिर ढेर सारे क्वेश्चन हम अभी करते ही रहेंगे, ऐसे रोज़ मिलते रहेंगे। और चलिए, ठंड बहुत है, ध्यान रखिए। सभी लोगों को शुभ रात्रि, और जो लोग सो रहे हैं उनको बहुत बहुत अच्छी वाली शुभ रात्रि और स्वीट ड्रीम। चलिए फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर, खूब मस्त रहिए, बढ़िया चाय कॉफ़ी पीजिए, बाय बाय।